हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम माय रुपया। हाय गाइस, मैं हूं सुयश और आप देख रहे हैं माय रुपया का ऑफिशियल चैनल। आदित्य, आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं अपने दर्शकों से? आज हम होम लोन की चेकलिस्ट के बारे में बात करेंगे। आपको कुछ पॉइंटर्स बताएंगे जो आपको ध्यान में रखना है लोन लेते वक्त। तो आदित्य भाई, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इंटरेस्ट रेट, ब्याज की बात, तो उसके बारे में आप बताओ थोड़ा यार। देखो, सबसे ज़्यादा कस्टमर्स जो होते हैं जिनको लोन चाहिए होता है तो उनकी सबसे पहली डिमांड ये होती है कि कम से कम ब्याज होना चाहिए। बिल्कुल। तो अब आपको क्या करना चाहिए? तो एक तो कई वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाके इंटरेस्ट रेट कंपेयर कर सकते हैं। एक तो आपको हर कंपनी, चाहे वो बैंक्स हो या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, उसमें आप प्लीज़ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट कंपेयर करें ताकि आपको सबसे कम इंटरेस्ट रेट में लोन मिल सके। और दूसरी बात यह है कि एक तो दो तरीके की इंटरेस्ट रेट होती हैं जो कई बार लोगों को नहीं पता होता। वो तो फिक्स्ड होती है और एक फ्लोटिंग रेट होती है। बिल्कुल। तो अब फ्लोट, इन दोनों में कुछ खास ही बड़ा हल्का सा डिफरेंस है। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में होता है कि जिस इंटरेस्ट रेट पे आप अग्री करते हैं और जिस पे आपका लोन सैंक्शन होता है, मान लीजिए कि 6.5-7%, जितना भी टेन्योर है आपका 5, 10, 20, 30 साल तक का, उतने समय तक वो आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स रहेगा। बिल्कुल। और फ्लोटिंग में क्या होता है, आपने देखा होगा कि आरबीआई कभी रेपो रेट बढ़ाता है, घटाता है, इंटरेस्ट रेट कम होती है। तो जैसे अभी रिसेंटली आरबीआई ने थोड़ी सी इंटरेस्ट रेट बढ़ाई है, तो जैसे ही आरबीआई बढ़ाता है वैसे ही दूसरे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कस्टमर्स के लिए लोन्स की जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाते कम करते रहते हैं। कुछ बैंक्स बहुत जल्दी आरबीआई की एक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ बहुत टाइम लगाते हैं चेंज करने का। तो आपको कुछ चीज़ें देखनी है इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करते वक्त कि एक तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो जल्दी रेट कम ज़्यादा कर रहा है या नहीं। तो बस इतना सा ही फ़र्क है। तो आदित्य, फिक्स्ड और फ्लोटिंग तो हमने समझ ली, अब इन दोनों में से बेटर कौन सी है? अब मैं क्लियरली तो नहीं बता सकता कि एक तो सर्कमस्टांसेस पे बहुत फ़र्क पड़ता है जी। जैसे अभी का जो सर्कमस्टांस चल रहा है कि पुतिन जी है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, खासकर ऑयल प्राइसेस की वजह से, तो उसमें रेपो रेट बढ़ रहा है। अमेरिका में भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो फेडरल रिजर्व भी बात कर रहे हैं भाई फेड टेपरिज्म की। फेड टेपरिज्म मतलब जो उनका जो लोन देने का इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाएंगे ताकि लोन थोड़ा एक्सपेंसिव हो पाए। तो वहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, यहाँ पे भी बढ़ेगी। तो अब ये इंडिकेशन है कि कुछ आने वाले समय में मल्टीपल कंट्रीज़ के देशों के सेंट्रल बैंक्स थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे ताकि इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल हो सके। तो उसमें ये अनुमान है, मैं कोई गारंटी से तो नहीं कह सकता हूँ, ये मार्केट में ऐसा चल रहा है कि इंटरेस्ट रेट आने वाले समय में तो कुछ बढ़ेगी। तो आज के सर्कमस्टांसेस के हमारे हिसाब से फ़िक्स्ड रेट थोड़ा बेटर रहेगी क्योंकि हमारा अनुमान है कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। नहीं तो जनरली फ्लोटिंग सही रहता है क्योंकि बैंक्स क्या करते हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट देते वक्त पहले से ही थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ा के देते हैं आपको, कई तो 1% तक बढ़ा देते हैं। तो ये आपको देखना है कि फिक्स्ड में सबसे कम में आपको कौन सा इंस्टीट्यूशन लोन दे रहा है। ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें, आई एम श्योर आपके डाउट इससे इंटरेस्ट रेट के बारे में तो क्लियर हो गए होंगे। बिल्कुल। आदित्य, सबसे पहले तो आपने मुझे फ्लोटिंग और फिक्स में डिफरेंस बता दिया, पर कोई और ऐसे चार्जेस हैं जो जब हम जाते हैं लोन लेने के लिए तो उस समय हमें उसके बारे में ध्यान रखना चाहिए? कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कम से कम इंटरेस्ट हमें मिल जाए और हम मानते हैं कि हमें सबसे बेस्ट होम लोन मिल गया है, सबसे किफ़ायती। पर ऐसा नहीं होता है कई बार, क्योंकि हमें प्रोसेसिंग फ़ीस का भी ध्यान देना होता है कि कई बैंक्स क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशन 0.5% से लेकर 2% तक की प्रोसेसिंग फ़ीस ले लेते हैं। 2% तो बहुत बड़ा अमाउंट है। बहुत बड़ा अमाउंट है। तो आप सोच लीजिए कि पूरे लोन का 2%। जी। तो हमें ये चीज़ देखनी है और यहाँ पे हम नेगोशिएट कर सकते हैं बड़े अच्छी तरीके से। आप तो कभी भी किसी बैंकिंग ऑफिशियल के पास जाएँ, इंस्टीट्यूशन के पास जाएँ या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास जाएँ, तो सबसे पहले आप प्रोसेसिंग फ़ीस को ज़रूर नेगोशिएट करें क्योंकि कई जो NBFC कंपनीज़ हैं तो वो तो आजकल ऑलमोस्ट नील ही ऑफ़र कर रही हैं, मतलब बहुत मिनिमल 0.2% टाइप प्रोसेसिंग फ़ीस। तो इसमें आपको अपना स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी, थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट बनना पड़ेगा और इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अच्छे से नेगोशिएट करना पड़ेगा ताकि आपको कम से कम प्रोसेसिंग फ़ीस में आपका काम हो जाए। तो आदित्य, अभी रिसेंटली मैंने एक जगह पढ़ा था, थोड़ा डाउट था, आप वो क्लैरिफाई कर देंगे कि ऐसा है कि अगर विमेन बोरोवर्स अगर लोन के लिए अप्लाई करती हैं तो जो उनको इंटरेस्ट रेट मिलती है और जो पैसे है उसमें डिफरेंस है? हाँ, अब देखो हमारे मोदी जी तो वैसे भी महिला सशक्तिकरण को काफ़ी बढ़ावा देते हैं। तो उस हिसाब से अगर महिला के नाम पे हम प्रॉपर्टी लेते हैं और उसी में होम लोन होता है उस प्रॉपर्टी पे, तो थोड़ी आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगी। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप भी है क्योंकि इससे थोड़ा उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी आती है और हमें एज अ फैमिली थोड़ा सा रियायत मिल जाती है, थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो अगर आप अपनी बहन के नाम पे, मदर के नाम पे, बीवी के नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी रहती है और उस पर आप होम लोन लेते हैं तो आपको पक्का से इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम देना पड़ेगा। और यहाँ तक कि ये तो हमें पता ही है कि हर स्टेट गवर्नमेंट जो स्टैम्प ड्यूटीज़ होती है, रजिस्ट्री चार्जेस होते हैं, वो भी मर्दों के कंपैरिजन में 1-8%, 0.5 से 1% कम होती है, सब्सिडाइज़ करती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स। तो वहाँ भी आपको फ़ायदा मिलेगा रजिस्ट्री के वक्त। जी।
तो आदित्य, आपको पता है लोन्स इंश्योरेंस में इतनी सारी कंपनी, इतने सारे ऑप्शन हैं कि आदमी कंफ्यूज होना बनता है, उसका लाजमी है। तो आपके हिसाब से हमें इस वक्त कौन सी कंपनी या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से लेना चाहिए लोन? ये तो आपने बहुत सही बात बोली, इतनी सारी कंपनी है, हम डिसाइड कैसे करें? तो बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस हो गया, एचडीएफसी हो गई, एसबीआई जैसे बैंक हैं, कोटक महिंद्रा है, बजाज फाइनेंस है, हाउसिंग फाइनेंस। तो इन सारी कंपनीज़ में आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप इंटरेस्ट कंपेयर करेंगे कि भाई ब्याज कम से कम कौन सा दे रहा है। फिर दूसरी बात जो हमने बोला प्रोसेसिंग फ़ीस, उसमें सबसे अच्छा नेगोशिएशन आपसे कौन कर पा रहा है, कौन कम से कम फ़ीस लगा के आपका काम कर रहा है। तीसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि जो इनका सारा इंटरफेस, सारा काम, प्रोसेसिंग है, वो ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन हो तो ही बेहतर है, क्योंकि अब हम बैंक्स के 10 चक्कर नहीं लगा सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे तो हम सब बिजी होते हैं ऑफिस में, सैटरडे संडे की छुट्टी होती है तो बैंक भी बंद रहते हैं, तो काम कब होगा? तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि भाई सब कुछ ऑनलाइन हो जाए, क्योंकि हमारी सारी सर्विसेज जो हमें मिल सकती हैं बैंक से लोन के बाद, और अदर्स ऑल्सो जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह हो गया, क्योंकि आपका जिस अकाउंट में बैंक होगा उसी से आप प्रेफर करते हैं लोन लेना यूजुअली। तो सिर्फ तो लोन सर्विसेज ही नहीं, बैंक की बाकी सर्विसेज भी देखें जो आप आने वाले वक्त में यूज़ करेंगे। कि होम लोन जनरली काफ़ी लंबे समय के लिए होता है, मतलब 5 साल से लेके ऑलमोस्ट 30 साल तक का टेन्योर हो सकता है। वो अपनी जो भी बजट के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से लोग चूज़ कर सकते हैं। तो आदित्य, होम लोन को लेकर जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो चेकलिस्ट है, वो हम चेक करते हुए जा रहे हैं, टिक करते हुए जा रहे हैं। उसमें हमने इंटरेस्ट रेट देख लिया, कहाँ से लेना है हमने ये देख लिया, इंटरेस्ट रेट किस तरह की होती है ये देख लिया, तक हमने ये भी मालूम कर लिया कि जो पीएफ होता है, प्रोसेसिंग फ़ीस, उसमें भी हम चाहें तो नेगोशिएट कर सकते हैं बैंक के साथ। बट एट द सेम टाइम आज के टाइम में हम जब भी कोई लोन लेते हैं या हम कोई ऐसी चीज़ करते हैं लोन से संबंधित, तो हमेशा हमारे इन्वेस्टमेंट भी इफेक्ट होते हैं, और साथ में हम ये भी देखते हैं कि इसके टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं हमारे फ्यूचर के लिए। तो क्या आप थोड़ा सा हमको ये वाला पार्ट बता पाएंगे कि टैक्स बेनिफिट्स या टैक्स में क्या रिबेट हो सकती हैं जब हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं होम लोन की? तो यार पर्सनल फाइनेंस के हिसाब से तो यार टैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम टैक्स प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं, गुड अमाउंट ऑफ मनी, और कितना भी पैसा बचे काम तो हमारे अपने ही आता है, अपने लिए आता है। तो होम लोन्स में बहुत अच्छे रिबेट्स मिलते हैं एंड टैक्स डिडक्शन मिलते हैं अंडर 3 सेक्शन बेसिकली आफ्टर दी 2022 बजट। तो पहले कुछ और भी मिलता था, वो सब डिसकंटिन्यू कर दिया है, तब मोटा 3 है। जी बताइए। तो मान लीजिए हमने होम लोन ले लिया, तो कंस्ट्रक्शन होना है, कंस्ट्रक्शन होगा, फिर कुछ समय लगता है, फिर रेडी टू मूव होता है, फिर हम उसमें मूव होते हैं। तो एटीसी के अंदर एक तो आपको प्रिंसिपल का डिडक्शन मिलता है, तो एटीसी में आप जानते हैं कि 1.5 लाख तक का आप डिडक्शन ले सकते हैं। तो उसमें अगर आपकी जो कोई ईएमआई जाती है जिस तारीख से आपका लोन सैंक्शन होता है, तो उसमें आप प्रिंसिपल अमाउंट में एटीसी के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं 1.5 लाख तक के लिए। लेकिन उसमें एक कैविएट है कि वो जो घर है वो आप 5 साल तक बेचेंगे नहीं। अच्छा, ओके, दैट्स गुड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 5 साल, अगर आपने 5 साल में वो घर बेच दिया तो वो जितना भी डिडक्शन होगा वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी और वो आपको सरकार को वापस देना पड़ेगा। तो एक तो ये हो गया। फिर हो गया दूसरा सेक्शन 24। तो ये सब हम इनकम टैक्स एक्ट की ही बात कर रहे हैं। तो उसमें ब्याज पे आपको डिडक्शन मिलते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन होने के बाद, मतलब जिस समय से आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही आप इसमें डिडक्शन ले सकते हैं। मान लीजिए हमने कंस्ट्रक्शन शुरू किया तो हमारे लोन चालू हो गए हैं, ईएमआई चालू हो गई हैं 2 साल तक, और आपका 2 साल में बाद कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो 2 साल के बाद आपका जितना भी इंटरेस्ट पे हुआ है उसमें कुछ इंस्टॉलमेंट्स में आपको इंटरेस्ट को आप डिडक्ट कर सकते हैं, और उसमें है 2 लाख तक आप कर सकते हैं, क्योंकि 2 लाख एक छोटा अमाउंट नहीं है। आप देख लीजिए, अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो 2 लाख का 30% ऑलमोस्ट 60,000 होता है। फिर 1.5 लाख का अलग एटीसी के अंदर। तो और अभी हम आपको एक सेक्शन के बारे में और बताएंगे, तो मोटा आप ऑलमोस्ट 1 प्लस बिल्कुल, मतलब 1 लाख प्लस तक आप फ़ायदा ले सकते हैं एक साल में टैक्सेशन में। तो एक सेक्शन और है 80EE, जिसके अंदर अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर है, पहली बार घर ले रहे हैं, और आपका जो लोन का अमाउंट है वो 35 लाख से कम है, और आपकी जो घर की वैल्यूएशन है वो भी 50 लाख से कम है, तो आपको 50,000 एक्स्ट्रा तक डिडक्शन लेने का फैसिलिटी है। तो मान लीजिए कि मतलब 1.5 लाख एटीसी के अंदर, 2 लाख 24 के अंदर, इसके ओवर एंड अबव आप 50,000 का और भी क्लेम कर सकते हैं। तो आप सोच लीजिए कि आपके टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से कि आप किस परसेंटेज में लाइक करते हैं, तो आप कितना सालाना फ़ायदा ले सकते हैं इस लोन की वजह से। तो ये 80EE तो आदित्य फर्स्ट टाइम बोरोवर्स के लिए? हाँ, वो फर्स्ट टाइम बोरोवर्स के लिए। और एटीसी में प्रिंसिपल अमाउंट ही नहीं, अगर आपने कोई स्टैम्प ड्यूटी दी है, रजिस्ट्री कराई है, वो अमाउंट भी आप एटीसी के अंदर डिडक्ट कर सकते हैं। तो आदित्य, आज एक बात तो तय है कि जो प्रॉपर चेकलिस्ट थी वो अपन ने देख ली, अपन ने इंटरेस्ट रेट देख लिया,
उसमें भी अपन ने फ्लोटिंग और फिक्स का डिफरेंस देख लिया और आपने ये भी हमको बताया है कि आज के टाइम के अनुसार फिक्स्ड थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपन ने पीएफ दैट मीन्स प्रोसेसिंग फीस के बारे में भी जान लिया। हमने ये भी जान लिया आज की जो बैंक्स हैं उनके अलावा जो एनबीएफसी या जो एचएफसीज होती हैं उनसे भी हम जाके लोन ले सकते हैं। और फिर आपने ये बताया कि किस तरह अगर जो घर की लेडी हैं विमेन अगर उनके नाम पे ये लोन लिया जाए तो कुछ छूट मिलती है इंटरेस्ट रेट में। और साथ ही साथ फिर हमने आखिरी में ये जाना कि टैक्स बेनिफिट्स के अंदर 80C 80EE और सेक्शन 24 ऑफ IT एक्ट के अंदर हम कितने सारे इसके बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं। बट अभी भी मुझे हमेशा ऐसा लगता है आपसे बात करते वक्त कि माय रुपया टेक में आप कुछ ना कुछ खास ऐसा होता है जो आप आखिरी के लिए रखते हैं। तो इज देयर एनीथिंग विच आवर व्यूअर्स आप चाहते हैं कि उनको मालूम पड़े? अब हमने देखो डिटेल में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो तो कवर कर ही लिए क्योंकि लोन है, लोन ही लेना है। लेकिन एक चीज़ रहती है, लोग बाग लोन लेना कई बार प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि पहले तो क्या है इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा होता था, लोग अनसिक्योर्ड लोन ले लेते थे, भाई बंधुओं से, किसी सेठ जी से ले लिया, नॉर्मल मनी लेंडर से। तो वो चीज़ हमें छोड़नी है क्योंकि आज की तारीख में होम लोन महंगे नहीं हैं। कोई भी होम लोन आप देखेंगे 6 से 7% के बीच में ही है, इससे ज़्यादा कोई भी ब्याज नहीं दे रहा है और 6 से 7% एक बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। और इस साल से पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर आपको कितनी इंटरेस्ट पे भी रियायत मिल रही थी, अब वो नहीं मिल रही है। लेकिन स्टिल आज की तारीख में जिस हिसाब से एक तो देखिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आपके 100 रुपये की वैल्यू अगले साल 90 रुपये होगी, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो जो इन्फ्लेशन के समय में हमें लोअर इंटरेस्ट पे हमेशा लोन लेना चाहिए क्योंकि जो हमारा ब्याज होगा उसकी वैल्यू भी कम होगी, इंटरेस्ट की भी वैल्यू कम होगी। तो हमेशा हाई इन्फ्लेशन के टाइम पे लो इंटरेस्ट में अगर लोन मिलता है वो हमें बिल्कुल लेना चाहिए। और रही बात फ्लोटिंग रेट की, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, अगर आपका फ्लोटिंग रेट होता है तो आप अपने लोन को प्री पेमेंट करने, मान लीजिए आपकी को कोई प्रॉफिट हो गया बिजनेस में एकदम धमाकेदार या कोई लॉटरी लग गई या कुछ, तो आपको लगा कि यार मेरे को तो ब्याज नहीं देना, अब एक साथ लोन चुकाते हैं अपन। तो अगर आप फ्लोटिंग रेट लेते हैं तो उसमें प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लगते हैं आपके, तो एक ये फ्लोटिंग रेट का बेनिफिट होता है। पर अगर मान लीजिए अगर 5 से 6%, 6 से 7% अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं और उसमें अगर आप टैक्स बेनिफिट मिला दें और ओवरऑल कैलकुलेट करें तो वो 6% से भी कम हो जाता है। तो उतनी टैक्स लाइबिलिटी आप ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा जो माय रुपया की तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ कि होम लोन लेते वक्त आप ये ज़रूर देखिए कि आपका EMI ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी सैलरी या इनकम के 50% हो। हमारे हिसाब से 10 to 20% ही होना चाहिए क्योंकि आगे और भी चीज़ों की गुंजाइश बची रहनी चाहिए। मान लीजिए आपने गाड़ी ले ली या एजुकेशन लोन हो गया, थोड़ा बहुत 4-5% आप सैलरी में और तरीके के लोन्स के लिए भी आपको छोड़ना चाहिए। तो लोन अगर सस्ता मिल रहा है इसका मतलब नहीं हम ज़्यादा ले लें, कम लीजिए। अपनी सैलरी के हिसाब से, अपनी इनकम के हिसाब से EMI कैलकुलेटर आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा माय रुपया पे, और भी आप गूगल करेंगे आपको बहुत जगह मिल जाएगा। तो EMI कैलकुलेटर लीजिए और देखिए कि आपको कितने तक का लोन लेना आपके लिए वाजिब है और किफ़ायती है। तो हमारा बस यही है कि हम आपको सेफ़ अच्छा ही सलाह दें जिससे आप किसी भी तरीके के ट्रैप में ना आए, किसी भी तरीके की से गुमराह ना हो और एक वेल इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें क्योंकि हमारा मिशन है फाइनेंशियल इलिटरेसी को ख़त्म करना। तो आदित्य भाई थैंक यू एज़ यूजुअल। मैं हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स तक क्या बताता हूँ और आप सॉल्व कर देते हैं उसको। आपने बहुत बढ़िया चीज़ें बताई आज हमें होम लोन की चेकलिस्ट के बारे में। और बस जाते जाते ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आपने ऑलरेडी नहीं किया है तो। और कोई भी क्वेश्चन हो आपको इस वीडियो को लेकर या और वीडियोस को लेकर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप उसको लिखें और हम ट्राई करते हैं, मेरी टीम, मैं, अभिजीत, आदित्य और जसप्रीत, की 24 आवर्स के अंदर उसका आंसर कर सकें। तो ऐसे ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए बार बार लाते रहेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।